हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। इस चैनल के माध्यम से आपको सीटेट की पूरी तैयारी कराई जा रही है और उसी क्रम में आज मैं मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चंस की एक वीडियो लेकर के आया हूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेडागॉजी क्वेश्चंस की एक सीरीज़ चल रही है। अगर आपने उसके पिछले वीडियोस को ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। और ये पूरी तरह से सीटेट 2020 को फोकस करके वीडियोस बनाई जा रही है। ट्रिक्स के साथ, ट्रिक्स के माध्यम से मैं आपको ऐसे पेडागॉजी के क्वेश्चंस को हल करना बताऊंगा जो आपके लिए एग्जाम में परेशानी का सबब बनते हैं। यही वो तरीका है सब्जेक्ट पेडागॉजी करने का ये बेस्ट वे है और यही वो तरीका है जिसे फॉलो करके मैंने अपने सीटेट में 126 मार्क्स स्कोर किए थे। और अगर आप चाहें तो आप भी मुझसे बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सीटेट की पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे कराई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को और क्वेश्चंस ले आता हूं आपके सामने। सबसे पहला क्वेश्चन है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि जो गणित में लर्निंग आउटकम्स होते हैं वो क्यों विकसित किए गए हैं, यही पूछना चाह रहा है। उनका उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलेंगे सारे ऑप्शंस को, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा ऑप्शन क्यों होगा और क्यों कोई और ऑप्शन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन है, गणना के लिए बच्चों को लघु विधियां बताई जाएं। तो अगर लर्निंग आउटकम ऐसा तो है नहीं सिर्फ गणित में ही है, इसके अलावा भी सब जगह है, तो गणना से तो उसका रिलेशन है नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है। उसके अलावा विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, यानी कि शैक्षिक सर्वेक्षण के लिए उनका लर्निंग आउटकम का टेस्ट लिया जाता है, ये तो गलत तरीका है। शैक्षिक सर्वेक्षण बच्चों के लिए किए जाते हैं, ना कि बच्चों को शैक्षिक सर्वेक्षण के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, ये गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है और इसे हम काटेंगे नहीं, लेकिन अगला ऑप्शन हमें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार कहा चारों ऑप्शन जरूर पढ़िए। और चौथा ऑप्शन है, वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। तो हमेशा एनसीएफ की मैंने चर्चा की है, एनसीएफ में कभी भी किसी भी सूरत में बच्चों के लिए परीक्षा को एक महत्वपूर्ण उनके मापन के लिए नहीं माना है। इसी वजह से अब सीसीई का पैटर्न लाया गया ताकि रोज जो है एक तरह से बच्चों का मूल्यांकन होता रहता है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसी वजह से ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है कि जो लर्निंग आउटकम्स की जो परीक्षा होती है वो इस वजह से होती है ताकि बच्चों ने क्या सीखा है कक्षावार, यानी कि किस कक्षा में क्या जो पाठ्यचर्या थी और उसके अनुसार बच्चों ने क्या सीखा है ये जानने के लिए, और उन्होंने क्या कौशल अर्जित किए हैं उसको परिभाषित करने के लिए लर्निंग आउटकम की परीक्षा कराई जाती है। यही उसका उद्देश्य था। ठीक है, जब उसको लाया गया तो यही उसके पीछे उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सारा पूरा क्वेश्चन एक साथ दिख जाएगा। देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा एक कार्य गतिविधि है, यानी कि कक्षा में कार्य हो रहा है और पूछा है गतिविधि किसे कहेंगे, एक्टिविटी आप किसे कहेंगे। तो पहला शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, तो शिक्षक समझा रहे हैं, बच्चे बैठ करके सुन रहे हैं, तो ये तो गतिविधि हुआ नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाता है। अगला ऑप्शन, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, यानी कि बच्चे सक्रिय हैं इसमें। ठीक है, ये एक तरह से हो सकता है, लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा क्या होता है गतिविधि का मतलब। बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, तो बच्चे चुपचाप से श्यामपट्ट पे लिखी हुई चीज़ उतार रहे हैं, तो ये भी तो गलती हो गया। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों का अन्वेषण में लगना, यानी कि बच्चे कुछ खोज रहे हैं। तो गतिविधि वही होता है जहाँ पे बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों का यूज़ करके, कर्मेंद्रियों का यूज़ करके एक तरह से कार्य में संलग्न है पूरी तरह से, वही गतिविधि कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन ना दिया होता, अन्वेषण का मतलब होता है खोज, एक तरह से सक्रिय रूप से बच्चे खोज रहे हैं, अगर ये ऑप्शन ना दिया होता तो ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता था, लेकिन ये भी गलत है और ऑप्शन नंबर डी इस तरह से सही हो जाता है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। अब अगला क्वेश्चन है कि एक बच्चे से ये पूछा गया कि लंबाई गुणे चौड़ाई, उससे ये पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है, तो उसने कहा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि अब इससे ये पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं उसके इस वक्तव्य से। ठीक है,
तो बच्चे की क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर कोई जानकारी नहीं होती तो बच्चा कैसे उसके बारे में बता पाता। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। उसने बताया ना एक तरह का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यानी कि कोई जानकारी नहीं, ये तो गलत हो गया। ठीक, कुछ जानकारी तो है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को एक आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। ये ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन जो है, ये थोड़ा सही है। सही क्या मतलब, यही सही होना चाहिए, लेकिन आगे भी ऑप्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या पता इससे बेटर विकल्प कोई मिलता है। ठीक, बच्चा सही कह रहा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल है। ये तो गलत बात है भाई, क्षेत्रफल तो बहुत कुछ होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई के अलावा भी भुजाओं का स्क्वायर भी क्षेत्रफल होता है। उसके अलावा त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग होता है, स्क्वायर का क्षेत्रफल अलग होता है, आयत का क्षेत्रफल अलग होता है, सब अलग होता है। तो ये बच्चा सही तो नहीं कह रहा है, गलत कह रहा है। ठीक, और अगला, बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में है। ऐसा नहीं है। परिमाप अगर उलझन में रहता तो वो कहता कि 2l+b या ऐसा कुछ, या भुजाओं का योग, ऐसा कुछ कह देता। तो ये भी नहीं है। तो इस तरह से 3 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। चौथा ऑप्शन जो है, किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल को उसने ये समझ लिया है कि आयत का ही क्षेत्रफल, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई क्या है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, और यही ऑप्शन सही हो जाता है। यानी कि उसने ये सोच लिया कि कोई भी बंद आकार है तो वो आयत के क्षेत्रफल की तरह से ही निकाला जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन बात कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। उपर्युक्त परिस्थिति में शिक्षक ने प्रयोग किया। अब जैसे क्या हुआ है कि पाइथागोरस प्रमेय सिखाना था और शिक्षक ने एक शीट वितरित कर दी, समकोण वाले 4 त्रिभुज खींच दिए थे उस पर, और बच्चे से कहा गया कि त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध खोजो। ठीक, अब ये पूछ रहा है कौन सी विधि का प्रयोग हो रहा है। तो पहली विधि आगमन विधि, ये मैं वैसे तो बता देता हूँ आपको, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि आगमन विधि वो होता है जिसमें पहले जो है बच्चे को एक तरह से एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद उसे किसी सामान्य निष्कर्ष पे पहुंचाया जाता है। ठीक है, निगमन विधि में उल्टा होता है, यानी कि पहले नियम बता दिए जाते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय के अंतर्गत स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये जो है तुम्हारा नियम है, इसे रट लो और इसे सिद्ध करके देखो। उसके अलावा व्याख्यान विधि में बोल करके सारी चीज़ें बता दी जाती हैं चौक से और टॉक से। और प्रयोगशाला विधि यानी कि प्रयोगशाला में उस पर जांच की जाती है। तो प्रयोगशाला में जांच नहीं की जा रही है, यहाँ पे सामान्य रूप से उसे एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है और उसे कहा जा रहा है कि इसके बीच में संबंध बताओ। तो वो चारों त्रिभुजों को स्टडी करेगा तो कहेगा कि सर चारों बार ऐसी एक ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, h स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये आगमन विधि के तहत उसे सिखाया गया, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। ठीक है, और अगला बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि आपको प्राथमिक स्तर के बच्चों को माप पढ़ाना है, मापन पढ़ाना है, उसके लिए कौन सा तरीका आप अपनाएंगे। 4 ऑप्शंस में से पहला, अप्रामाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। देखिए वास्तविकता तो ये है कि बच्चा पहले अप्रामाणिक मापों को ही सीखता है, तो अगर इसको आप बाद में करेंगे तो ये तो गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रामाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ये सही हो सकता है क्योंकि ये उस वास्तविकता से, यथार्थ से एक तरह से मैच खा रहा है। चलिए आगे भी बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। केवल अप्रामाणिक मापों का उपयोग करना चाहिए, यानी कि आप उसे केवल अप्रामाणिक माप बता दें, उसे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर ये सब चीज़ें ना बताएं, तो ये तो गलत ही हो गया। उसके अलावा चौथा ऑप्शन है, अप्रामाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए। नहीं करेंगे तो बच्चा अपने वास्तविक जीवन से उसे जोड़ नहीं पाएगा, इस वजह से ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इस तरह से 3 ऑप्शन गलत हो गया और एक ऑप्शन जो है वो सही हो गया। यानी कि पहले जो है बच्चा कदम से नापना सीखता है, हाथों से नापना सीखता है, उसके बाद एक तरह से वो किलोमीटर, मीटर की अवधारणा से परिचित होता है धीरे धीरे, तब वो समझ में आता है उसे माप की पूरी अवधारणा। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि वास्तविक जीवन से गणित का संबंध बनाना है तो उसके लिए
किन जो है योजनाओं का प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहला है क्षेत्रीय भ्रमण। ठीक है, वास्तविक जीवन से जुड़ेगा, लेकिन मौखिक परीक्षा एक तरह से वास्तविक जीवन से रिलेटेड नहीं है, वो पूरी तरह से बच्चे से व्यवहारिक रूप से रिलेटेड नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। सर्वेक्षण बढ़िया है, परियोजना भी बढ़िया, जांच सूची फिर से वही वास्तविक जीवन से, वो एक तरह से पूछा है अनौपचारिक रूप से, आप उसे कुछ सिखाना चाहें, कुछ कराना चाहें, वो चीज़ें ये जानना चाह रहा है। तीसरा ऑप्शन क्षेत्रीय भ्रमण सही है, मैंने पहले भी कहा, लेकिन मौखिक परीक्षा फिर से वही कैंसिल हो जाता है, और जांच सूची फिर वो भी गलत ही है, इनफॉर्मल तरीके से नहीं है। चौथा ऑप्शन है क्षेत्रीय भ्रमण सही है, और सर्वेक्षण ये और अच्छा है, परियोजना भी अच्छा है, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है, और यही ऑप्शन सही है भी। ठीक है, इस तरह से आप बच्चे को वास्तविक जीवन से जोड़ करके गणित की अवधारणा का मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक, आगे बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। कक्षा 2 में एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कुछ विद्यार्थी 34 के स्थान पर 43 लिखा। अब बताइए, 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। 4 इकाई और 3 दहाई, 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा, लेकिन वो लोग क्या किए, उल्टा लिख दिए, 34 के स्थान पर 43 लिख दिए। ठीक, अब एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थी की संकल्पना कैसे समझाएंगे, उसको कैसे समझाएंगे कि तुमने ये गलत किया और सही क्या होगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन है हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम ना हो। आप हमेशा ऐसे कहेंगे कि ऐसे ही लिखा करो, यहाँ ऐसे कर लो, यहाँ दहाई कर दो, यहाँ इकाई कर दो और यहाँ दहाई कर दो, और जितना इकाई कहा गया है वो यहाँ लिख दो और जितना दहाई कहा गया है वो यहाँ लिख दो। हमेशा ऐसे ही लिखा करो, यानी कि वो ज़िंदगी भर ऐसे ही लिखता रहेगा, ये गलत हो गया। ठीक, और अगर लिखने की जगह ही ना हो, उससे तुरंत डायरेक्ट ओरल पूछ लिया जाए, तब क्या करेगा, लिख करके ट्राई करेगा, तो ये तो गलत हो गया। अगला ऑप्शन बात कर लेते हैं। स्तंभ विधि में अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे कि सुनो, बार बार स्तंभ विधि में लिख करके बहुत सारे क्वेश्चन में करो, तो फिर से वही बात हो गई कि स्तंभ को हमने अभी नकारा है, तो बार बार अभ्यास करने से भी कोई मतलब नहीं है। तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों को गिन तारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे और फिर लिखने के लिए कहेंगे, तो ये एक तरह से सही लग रहा है कि आप उसे गिन तारा पर प्रदर्शित करेंगे और उसके बाद लिखेंगे। लेकिन चौथा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर को 5 बार लिखने के लिए कहेंगे। आप 5 बार नहीं, आप उसे 50 बार सही उत्तर लिखवा दीजिए, लेकिन जब तक वो अवधारणा को नहीं समझेगा तब तक वो अगला क्वेश्चन सही नहीं कर पाएगा। आप वो क्वेश्चन उसे 50 बार लिखवा दीजिए, लेकिन अगला क्वेश्चन वो सही नहीं कर पाएगा। इस तरह से तीनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, और यही ऑप्शन सही है। ठीक है, इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीटेट की पूरी तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कीजिए और बहुत ही अच्छा नंबर आप स्कोर करेंगे। धन्यवाद।